नमस्कार और स्वागत है इस खास जानकारी सत्र में। आज हमारे सामने है मॉर्गन हाउसल की काफी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी और हम इसकी एक विस्तृत समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये पैसे को देखने का नजरिया थोड़ा बदलती है। बिल्कुल, तो हमारा स्रोत है ये समीक्षा और आज हम कोशिश करेंगे इसमें से वो खास बातें निकालने की जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को मतलब हमारे व्यवहार को समझने में मदद करें। और ये जरूरी है क्योंकि ये समीक्षा और किताब भी कोई स्टॉक टिप्स का वैसा कुछ नहीं देती है ना। हाँ, वही। इसका फोकस है कि हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं, हमारा मनोविज्ञान, ये सब हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को कैसे चलाते हैं। समीक्षा का निचोड़ शायद एक लाइन में ये है, पैसे के खेल में आप कितने स्मार्ट हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर असल में शायद यही सबसे मुश्किल है। तो चलिए इस समीक्षा की परतों को खोलते हैं। ये किताब, जैसा समीक्षा बताती है, इसमें 19 छोटी कहानियां या अध्याय हैं। हाँ, छोटे छोटे किस्से। और हर कहानी पैसे से जुड़े किसी न किसी मानवीय पहलू पर रोशनी डालती है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी फर्क से जो समीक्षा बताती है, अमीर होना और धनवान होना। हाँ, ये तो अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। हाँ, वही। समीक्षा कहती है, देखो, अमीर दिखना शायद आसान है, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ये सब। हाँ, मतलब ऊंची आमदनी दिखती है उसमें। बिल्कुल, लेकिन धनवान होना वो कुछ और ही है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि सच्चा धनवान वो है जिसके पास स्वतंत्रता है, अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है। और वो दिखता नहीं है शायद। हाँ, कमाल की बात यही है कि ये दौलत अक्सर दिखती नहीं। ये वो पैसा है जो उड़ाया नहीं गया, बचाया गया है, निवेश किया गया है, ताकि भविष्य में आजादी मिल सके। एग्जैक्टली। तो अमीर होना आपकी कमाई दिखाता है, पर धनवान होना आपकी बचत और उससे मिलने वाली आजादी। बिल्कुल, और ये फर्क सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है ना, ये हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है कि हम पैसे से चाहते क्या हैं। सही कहा। समीक्षा शायद इसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देती है। असली दौलत का एहसास शायद वो है जब आप सुबह उठें और सोचें, हाँ, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। वो नियंत्रण वाली भावना। हाँ, वो नियंत्रण, वो स्वायत्ता, पैसे से खरीदी जा सकने वाली शायद सबसे कीमती चीज। और आज के जमाने में जहां इतना दिखावा है, सोशल मीडिया पर सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहे हैं, वहां ये याद रखना कि असली दौलत अदृश्य हो सकती है, ये बहुत जरूरी सबक है। ये उस पैसे में है जो आपने खर्च नहीं किया। एकदम सही। और इसी अदृश्य दौलत को बनाने का एक तरीका है जिस पर समीक्षा जोर देती है, कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि। हाँ, कंपाउंडिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सार बहुत सीधा है। लगातार छोटी छोटी बढ़तें अगर लंबे समय तक चलती रहे तो कमाल कर सकते हैं। हाँ, हैरान करने वाले नतीजे दे सकती हैं। ये कोई फटाफट अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धीमी आंच पर पकने वाली चीज है ये। समीक्षा में वॉरेन बफेट का जिक्र तो होगा ही। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। उनकी ज्यादातर दौलत मतलब 60 साल के बाद बनी। हाँ, ये किसी एक स्टॉक का कमाल नहीं था। नहीं, ये बस दशकों तक टिके रहने का, पैसों को अपना काम करने देने का नतीजा था। समय, टाइम यहाँ सबसे जरूरी है। और ये फिर से घूम फिर कर व्यवहार पर आ जाता है। कंपाउंडिंग गणित के हिसाब से तो बहुत शक्तिशाली है, पर इसका फायदा उठाने के लिए क्या चाहिए? धैर्य। और धैर्य रखना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हम इंसानों को तुरंत नतीजे चाहिए। बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि घबराहट शुरू। हाँ, समीक्षा शायद यही समझाती है कि लंबे समय तक टिके रहना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये शायद सही स्टॉक चुनने से भी ज्यादा जरूरी हो। मतलब ये ज्ञान से ज्यादा चरित्र की परीक्षा है। हाँ, एक तरह से आपके संयम की परीक्षा है। और हौसल शायद कहानियों से इसे समझाते हैं ताकि ये भारी सिद्धांत आसानी से पल्ले पड़ जाए। अच्छा, धैर्य की बात हुई तो एक और चीज है जिसे मानना पड़ता है, और समीक्षा उस पर भी बात करती है, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल विषय है मानना, है ना। हमें अच्छा लगता है सोचना कि हमारी सफलता पूरी तरह हमारी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा याद दिलाती है कि भाई, वित्तीय दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता। किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हो सकता है आपने बहुत सोच समझ कर कुछ किया, पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी और नुकसान हो गया, या किसी ने बस अंदाजे से कुछ किया और चल गया। हाँ, किस्मत चमक गई। समीक्षा कहती है कि हमें इस अनिश्चितता को, इस अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सफलता मिले तो ज्यादा उड़ना नहीं है। हाँ, ज्यादा अहंकार नहीं, और असफलता मिले तो खुद को कोसते नहीं रहना है। ये तो बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक पॉइंट है।
अगर हम मान लें कि हाँ, किस्मत और जोखिम का रोल है, तो ये हमारे फैसले लेने के तरीके को कैसे बदलता है? शायद हम ज्यादा विनम्र बनते हैं। हाँ, विनम्रता आती है। हम समझते हैं कि दुनिया पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। निवेश करते समय शायद ये हमें थोड़ा ज्यादा सेफ खेलने को कहेगा, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं किस टोकरी के साथ क्या हो जाए। और जब हम दूसरों की सफलता या असफलता देखते हैं, तो शायद हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि अरे वाह कितना काबिल है, या बेचारा नाकाम रहा। हम सोचते शायद किस्मत का भी रोल रहा होगा। हाँ, एक ज्यादा यथार्थवादी नजरिया, रियलिस्टिक। और इसी यथार्थवाद से जुड़ी एक और बात समीक्षा सामने लाती है, जो शायद थोड़ी अलग लगे पारंपरिक सोच से। जी। वो है बचत को निवेश से ज्यादा अहमियत देना, कम से कम शुरुआत में। अच्छा। अक्सर तो सारा जोर निवेश पर होता है, कहाँ लगाएं, कितना रिटर्न मिलेगा। हाँ। लेकिन समीक्षा कहती है इससे पहले ये देखो कि आप बचा कितना रहे हो, आपकी बचत दर, मतलब कमाई का कितना हिस्सा आप बचा पाते हैं, ये शायद ज्यादा जरूरी है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक सीधा है। बचत आपको एक कुशन देती है, सुरक्षा कवच। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, लचीलापन। अगर अचानक कोई जरूरत आ गई, नौकरी चली गई या कोई अच्छा मौका दिखा, तो आपके पास पैसा होता है। सही बात है। बिना बचत के तो हमेशा एक तलवार लटकी रहती सर पर। बिल्कुल, निवेश जरूरी है, पर वो एक मजबूत नींव पर टिकता है, और वो नींव बचत से बनती है। ये फिर से उसी आइडिया से जुड़ता है, धनवान मतलब स्वतंत्रता। हाँ, बचत आपको विकल्प देती है, और विकल्प ही तो आजादी है। ध्यान देना समझदारी है। जोखिम की बात चल रही थी, तो समीक्षा एक और जरूरी चीज पर ध्यान दिलाती है, टेल रिस्क। टेल रिस्क मतलब वो दुर्लभ अप्रत्याशित घटनाएं जिनके होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो असर बहुत बड़ा होता है। अच्छा, जैसे बड़े बाजार क्रैश, कोई युद्ध, महामारी, या फिर अचानक कोई बड़ी टेक्नोलॉजिकल सफलता। इतिहास में ऐसे मौके आए हैं। हाँ, जो सब कुछ बदल देते हैं। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ज्यादातर रिटर्न या नुकसान इन्हीं बड़ी घटनाओं से प्रभावित होता है, और हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही ये नामुमकिन लगे। ये तो सीधे सीधे किस्मत और जोखिम वाले पॉइंट से जुड़ा है, पर यहाँ जोर शायद असर के साइज पर है। हाँ। तो सवाल ये है कि ऐसी चीजों के लिए तैयारी कैसे करें जो कभी कभार होती हैं। समीक्षा का सार शायद ये है कि अपनी वित्तीय जिंदगी को इतना नाजुक मत बनाओ कि एक झटका उसे बिखेर दे। मतलब बहुत ज्यादा कर्ज न लेना। हाँ, और हमेशा कुछ नकद या सुरक्षित निवेश रखना, जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का मार्जिन। और निवेश फैलाकर रखना, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये मानसिक शांति भी देता है, ये जानकर कि चलो कुछ हद तक तैयारी है अप्रत्याशित के लिए। हाँ, ये जरूरी है। ये सब बातें फिर एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं, आखिर कितना पैसा काफी है? इनफ इज इनफ। हाँ, ये बड़ा सवाल है। समीक्षा एक चेतावनी देती है, लालच। अक्सर लोग पैसा कमाते हैं, सफल होते हैं, और फिर और ज्यादा के चक्कर में ऐसे रिस्क लेने लगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। वो भूल जाते हैं कि उनके पास पहले से ही काफी है। समीक्षा कहती है कि ये जानना कि कब रुकना है, कब बस कहना है, ये शांति के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये शायद सबसे मुश्किल मनोवैज्ञानिक चुनौती है। पर्याप्त की कोई एक परिभाषा तो है नहीं, सबके लिए अलग है। और इसे तय करना मुश्किल क्यों है? एक तो हम दूसरों को देखते हैं, सोशल कंपैरिजन। हाँ, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं। और दूसरा, हमारी अपनी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। तो समीक्षा का नजरिया शायद यह है कि पर्याप्त का लक्ष्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होना चाहिए। यह आपकी खुशी से, आपके परिवार की जरूरतों से, आपकी स्वतंत्रता के लक्ष्यों से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको असल में क्या चाहिए, तो शायद वो दूसरों से आगे निकलने की होड़ कम हो जाती है। पर्याप्त की अपनी परिभाषा खोजना और उस पर टिके रहना, शायद यही असली जीत है। और हाउसिल इसे कहानियों से समझाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने लालच में सब गंवाया, और उनकी भी जिन्होंने पर्याप्त पाकर संतुष्टि हासिल की। और क्योंकि पर्याप्त सबके लिए अलग है, यहीं से एक और अहम विचार निकलता है जिस पर समीक्षा रोशनी डालती है। आपकी वित्तीय यात्रा एकदम अनोखी है, यूनिक। मतलब आप अकेले हैं सफर में। हाँ, एक तरह से
आपकी परिस्थितियां, आपकी परवरिश, आपके अनुभव, आपकी जोखिम लेने की क्षमता, ये सब मिलकर आपकी कहानी बनाते हैं। तो फिर किसी और की नकल करना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक। किसी और की निवेश रणनीति या वित्तीय लक्ष्यों को आंख बंद करके कॉपी करना ठीक नहीं। ये आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी सच है, जहां हम लगातार दूसरों की सफलता देखते रहते हैं। हाँ, या सफलता का दिखावा। बिल्कुल, इससे तुलना होती है और लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन समीक्षा हमें कहती है, रुको, पहले खुद को समझो, आत्म जागरूक बनो। सही। जो चीज आपके दोस्त है किसी ऑनलाइन गुरु के लिए काम कर रही है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो। उनके लक्ष्य, उनका टाइम होराइजन, उनकी रिस्क लेने की क्षमता सब अलग हो सकता है। तो संदेश साफ है, दूसरों से सीखो पर अपना रास्ता खुद बनाओ। हाँ, अपनी परिस्थितियों और अपने मनोविज्ञान को समझकर। तो फिर ये सारी भागदौड़, बचत, निवेश, जोखिम से बचना, इन सब का असली मकसद क्या है? हाँ, मतलब एंड गोल क्या है? समीक्षा कहती है अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता, फ्रीडम। अच्छा। असली दौलत ये नहीं कि आप कितनी महंगी चीजें खरीद सकते हैं, असली दौलत ये है कि आप अपने समय को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अपने टाइम पर कंट्रोल। हाँ, ये तय करने की आजादी कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कितने समय के लिए करना चाहते हैं। समीक्षा के अनुसार सच्ची खुशी लग्जरी चीजों से नहीं आती, बल्कि जीवन पर इस कंट्रोल की भावना से आती है। वैज्ञानिक फायदे को दिखाता है। जिस पर समीक्षा बार बार जोर देती है। बिल्कुल। जब हम पैसे को इस तरह देखते हैं कि ये स्वतंत्रता खरीदने का एक जरिया है, सिर्फ चीजें खरीदने का नहीं, तो पैसे के साथ हमारा पूरा रिश्ता बदल सकता है। शायद हम ज्यादा बचत करें, कम दिखावा करें। हाँ, और उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें सच में कंट्रोल और आजादी देती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और समीक्षा इसे शायद कहानियों से सामने रखती है, ताकि ये सिर्फ एक विचार न रहे, महसूस हो। और हाँ, समीक्षा ये भी बताती है कि किताब लिखी कैसे गई है, स्टाइल कैसा है। हाँ, वो भी जरूरी है। मॉर्गन हाउसल का अंदाज बहुत सरल है, कहानी कहने वाला, कोई भारी शब्द जाल नहीं, कोई मुश्किल गणित नहीं। अच्छा, मतलब आसानी से समझ आ जाती है। हाँ, हर अध्याय एक छोटी कहानी या निबंध जैसा है, असल जिंदगी के उदाहरणों से भरा हुआ। शायद इसीलिए ये इतनी पॉपुलर हुई। इसे पढ़ने के लिए आपको फाइनेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। ये अच्छी बात है। सीधी सरल भाषा में गहरी बातें कहती है। समीक्षा इसकी ताकत इसी को मानती है, पाठक अनुकूल है, व्यवहारिक वित्त पर ध्यान है और व्यवहारिक ज्ञान है। और छोटे अध्याय हैं तो पढ़ना भी आसान होगा। हाँ, एक बार में 1-2 पढ़ लिए, फिर सोचो उस पर। लेकिन कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी समीक्षा ने। हाँ, समीक्षा ये साफ करती है कि अगर कोई इसमें स्टेप बाय स्टेप निवेश गाइड ढूंढ रहा है तो वो नहीं मिलेगा। हाँ, निराशा होगी। ये कैसे करें किताब नहीं है, ये कैसे सोचें किताब है। ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ विचार थोड़े दोहराए गए हैं अलग अलग अध्यायों में, पर शायद वो जरूरी भी हो ताकि मुख्य बातें दिमाग में बैठ जाएं। हाँ, हो सकता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए है? कौन पढ़े इसे? नए लोगों के लिए जो पैसे को समझना चाहते हैं बिना उलझे, युवा प्रोफेशनल्स के लिए जो अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, और सच कहूं तो कोई भी जो पैसे के फैसलों, बचत या निवेश को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, उसे फायदा हो सकता है। अच्छा। अनुभवी निवेशकों के लिए भी। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा उनको भी पढ़ने की सलाह देती है। क्यों? क्योंकि ये हमें उन बुनियादी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों की याद दिलाती है जो हम भाग दौड़ में भूल जाते हैं। कभी कभी बेसिक्स पर लौटना जरूरी होता है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? इस समीक्षा से सबसे बड़ा सबक क्या है? हाँ, क्या है टेक अवे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसे के मामले में सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर कि आप करते क्या हैं, आपका व्यवहार कैसा है। बिल्कुल, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, तनाव या लालच में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब मिलकर आपकी लंबी अवधि की कहानी लिखते हैं। समीक्षा दौलत को सिर्फ बैंक बैलेंस के रूप में नहीं देखती, बल्कि स्वतंत्रता, नियंत्रण, मन की शांति के रूप में। हाँ, ये पैसे को एक मानवीय चेहरा देता है। और अंत में एक विचार जिसके बारे में शायद सोचा जा सकता है, जैसा कि समीक्षा बार बार कहती है कि हर किसी की यात्रा अनोखी है और पर्याप्त की परिभाषा व्यक्तिगत है। तो सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी परिस्थितियों, अपने मूल्यों, अपने जीवन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये कैसे तय करना शुरू करें कि उसके लिए पर्याप्त या वित्तीय स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का आंकड़ा नहीं है। ये जीवन जीने के एक तरीके और मन की एक स्थिति के बारे में,
एक गहरी व्यक्तिगत समझ है। शायद इस सवाल का जवाब खोजना ही इस किताब और इसकी समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम है।